नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। हरिद्वार में कांग्रेस के युवाओं के ज्वाइनिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत पर बीजेपी ने हमला किया। कहा कि पाकिस्तान के असली जनक बीजेपी ही है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी जिसे अपना आराध्य मानती है, उसी वीर सावरकर ने ही सबसे पहले मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी, जिसे आगे चलकर मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया था। अगर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को, पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन के संबंध में। जहाँ तक तो फिलहाल पूर्व सीएम हरीश रावत पर बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। पाकिस्तान के असली जनक बीजेपी है, ये बात कही है। आपको बता दें बड़ी खबर, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत का बीजेपी पर सीधा और जबरदस्त हमला। हरिद्वार से बड़ी खबर है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। भक्तों ने मां चंडी देवी के दर्शन किए। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। हरिद्वार में शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन के अवसर पर भक्तों ने मां चंडी देवी मंदिर में दर्शन और पूजन और अर्चना की है। भक्तों ने मां चंडी देवी के दर्शन किए हैं, पूजन किए हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की है। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज है, जिसमें मां चंडी देवी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई है। अगली खबर लक्सर से है, जहां नवरात्रि की धूम मची हुई है। कई जगहों पर मां दुर्गा के बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं। मुख्य बाजार में स्थित मां जगदम्बा के प्राचीन मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। वहीं समिति रोड मोहल्ले में इंद्रलोक पैलेस दुर्गा पूजा समारोह का आयोजन किया गया, जिसे लेकर समारोह कमेटी के अध्यक्ष संजय मुखिया ने कहा कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ मां के व्रत रखते हैं, उनकी मां मनोकामना पूरी करती है। बता दें, समारोह 9 दिनों तक जारी रहेगा और आज भी कलश यात्रा निकाली गई है। साल भी हम लोग दुर्गा पूजा धूमधाम से मना रहे हैं। आज पहला दिन था कलश यात्रा और प्रतिदिन शाम को 8 बजे से और रात 12 बजे तक धार्मिक झांकियाँ होंगी और पूजा अर्चना होगा। और 23 तारीख को हमारा जागरण है और 24 को हमारा विसर्जन माँ का दशहरा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसवीर इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। जसवीर, देखिए, नवरात्र का अवसर और भक्तों में मां के लिए अलग ही भक्तिभाव नजर आता है। फिलहाल मंदिरों का क्या कुछ नजारा है? देखिए, जिस तरह से पूरे हरिद्वार को एक तरह से देवभूमि माना जाता है, तो उसी तरह से चाहे वो देहात क्षेत्र हो या फिर नगरीय क्षेत्र हो, जिस दिन से नवरात्रों का कार्यक्रम शुरू हुआ है, यानी एक तरह से देखा जाए तो पूरा का पूरा हरिद्वार क्षेत्र
उसमें देहात क्षेत्र भी शामिल है, भक्ति में हो गया है। माँ के मंदिर सजे हुए हैं, भक्ति लगातार चल रही है, यानी कि तरह तरह के आयोजन हो रहे हैं। जैसे कलश यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं भव्य झांकियां दिखाई जा रही हैं और इस पर पंडाल लगा करके माँ की पूजा अर्चना का काम चल रहा है। मंदिर हरिद्वार से लेकर के देहात के अंतिम गांव तक जहां जहां माँ दुर्गा के मंदिर हैं या उनसे जो संयुक्त मंदिर जिसमें भगवान भोलेनाथ या फिर माँ शक्ति का संयुक्त मंदिर है, वो सब सजाए गए हैं। सब में भूख पूजा अर्चना अपने अपने ढंग से की जा रही है। लोगों ने घरों में भी माँ के मंदिर को एक तरह से, यानी घर घर में माता विराजी हुई है। तो ये पूरा का पूरा नवरात्र का 9 दिन का कार्यक्रम है। एक तरह देखा जाए तो कुछ घरों में तो 10 दिन और फिर 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, बाद में जागरण भी होता है। तो ये स्थिति फिलहाल हरिद्वार क्षेत्र की है। हर तरफ माँ के नवरात्रों की धूम है, माँ के जय जयकारे लग रहे हैं और ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ माँ के नारों से ओतप्रोत ना हो। तो यही कहा जा सकता है कि पूरे क्षेत्र में, ऐसे तो पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में ही माँ के नवरात्रों की बड़ी धूम है, लेकिन हरिद्वार में इसकी ज्यादा विशेषता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ माँ के ज्यादा मंदिर भी हैं और माँ के भक्त भी बहुत ज्यादा हैं। विशेषकर पास जो पूरब साइड यानी जो बिहार क्षेत्र के लोग लखनऊ के आसपास के इलाकों में रह रहे, उन लोगों ने अलग से भी पंडाल लगा करके माँ की विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम किया है, जो 9 दिन तक लगातार जारी रहेगा। उसी के तहत ये झांकियां और शोभा यात्रा निकाली जा रही हैं अलग अलग समय पर। जैसे प्रथम शैलपुत्री माँ के दिन शोभा यात्रा निकाली गई, फिर कलश यात्रा निकाली गई। अब उसके बाद जैसे जैसे कार्यक्रम आगे जो लगे हुए हैं वो लगातार जारी रहेंगे। यदि धार्मिक अनुष्ठान पूरे के पूरे इस पूरे माह, आप समझ लीजिए कि पूरे माह तक जाएंगे, क्योंकि बाद में दशहरे तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल जसवीर, आगे भी मेरे साथ अब बने रखिएगा। अगली खबर का मैं रुख करती हूँ। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर होगी, जहां सीजन की पहली बर्फबारी होगी। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है, तापमान में आई गिरावट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर चमोली से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर, सीजन की पहली बर्फबारी और इसी के साथ पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी जारी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के चमोली से बड़ी खबर है, जिसमें सीजन की पहली बर्फबारी हो रही है। देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। हालांकि पहले से ही 16, 17 और 18 को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया था कि मौसम अब बदलेगा, मौसम करवट लेगा और इसी के साथ देखिए ठंड का आगाज और सीजन की पहली बर्फबारी के चलते मौसम खुशनुमा हो गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है, जिसका असर अब मैदानी एरिया में भी दिखाई देगा। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली की हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर जरा आप देखिए। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बाबत अलर्ट जारी कर दिया था। सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं, तो ये सीजन की पहली बर्फबारी। इधर उत्तराखंड के कई इलाके भूधसाव की चपेट में आ गए हैं, जिसमें मसूरी, नैनीताल, जोशीमठ शामिल है। हाल ही में जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया, जिस पर देश भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। वहीं चिपको आंदोलन के जनक और पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने इस पर बड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आज भी वर्तमान में सरकार को पानी की निकासी के लिए विशेष नीति बनाने की आवश्यकता है और जोशीमठ का एक बड़ा हिस्सा भी पूरी तरीके से भूधसाव की चपेट में है। अब 4 धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सड़क मार्ग की भी जरूरत है। इस हिस्से पर सड़क मार्ग का निर्माण होगा तो और ज्यादा दबाव बनेगा, जो कि आने वाले वक्त में बड़े स्तर पर खतरे का संकेत दे सकता है। उसका पूरा अध्ययन किया था और उस समय मैंने प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी, नारायण तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने तत्काल कमिश्नर गढ़वाल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई। तो हमने सीधे सीधे ये कहा था कि भाई यहाँ पर 15 इंच पानी अतिरिक्त आ गया। इसके अलावा ये भी महसूस किया कि जो ऊपर से अतिरिक्त पानी आया उसका ठीक ढंग से निकास नहीं हुआ। तो अब वर्तमान में भी ये होना चाहिए। एक तो जो कारक है वो माना ये तो कह रहे हैं कि इन कारणों से ये वो हो रहा है, लेकिन उसके निदान के बारे में भी सोचा जाना चाहिए। हम लोगों ने उसका पूरा
और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस वक्त फोन लाइन पर। अनुज, देखिए, लगातार इस तरह की खबरें आती ही हैं कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर भू धसाव का सामना भी करते हैं। अब देखिए, अब कई जिलों पर भी मंडरा गया है भू धसाव का खतरा। पर्यावरणविद भी अपनी अपनी बात कह रहे हैं, तमाम तरह के उपाय सुझा रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जोशीमठ की घटना हुई जिसमें लगातार भूधसाव हो रहा था और भूधसाव होने के बाद कई जगह दरारें भी आई और अभी तक उससे उभर नहीं पाई है सरकार। वहीं अगर दूसरी जगह की अगर बात करें, चाहे वो नैनीताल की अगर बात करें, मसूरी की अगर बात करें, जो हिल एरिया है वो लगातार जिसमें दरारें आ रही हैं, इसको लेकर के सरकार को भी चिंतित होना चाहिए। साथ ही साथ पर्यावरण भी लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि जगह जगह दरारें हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे वो माइनिंग को लेकर के हो या अगर बात करें जिस तरीके से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जब रोड बनाई जाती है तो रोड बनाने के कारण जो पहाड़ों पे ब्लास्टिंग की जा रही है उसके कारण जो नीचे की प्लेटें हैं वो हिलती हैं, जिसके कारण घरों में और सड़कों पे दरारें आ रही हैं। इसी को लेकर के पर्यावरणविद लगातार सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने अभी नहीं समझा तो आगे आने वाले समय में बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र लगातार बारिश की अगर बात करें तो लगातार बारिश अगर होती है उस क्षेत्र में तो वहां से भूधसाव होने की संभावना बहुत अधिक प्रबल बच जाती है। अगर बात करें जिस तरीके से रेल लाइन जा रही है नीचे, जमीन के नीचे टनल बन रही है, इसको लेकर के भी पर्यावरणविदों ने सरकार को सुझाव दिए, क्योंकि आपदा जो केंद्र है वो चाहे उत्तराखंड हो चाहे हिमालयी राज्य हिमालय की अगर बात करें तो दोनों जगहों पे जो आपदा के केंद्र वो लगातार चाहे वो भूकंप की घटनाओं को लेकर के हो, तो पर्यावरणविद लगातार सचेत भी कर रहे हैं सरकार को। अब सरकार की स्थिति, चाहे आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थिति हो, वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम सारी स्थिति परिस्थितियों से समझने के लिए लगातार तैयार हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ में महसूस हुए भूकंप की तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर 4.0 तीव्रता रही है। किसी भी तरह के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से। ये बड़ी और खास खबर है जहां पर पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर 4.0 हालांकि तीव्रता रही, किसी तरह की कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। कल भी आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और अब जो खबर आ रही है वो पिथौरागढ़ से आ रही है, जहां पर हल्के झटके महसूस किए गए हैं। इधर उत्तराखंड के लक्सर से बड़ी खबर है। बाढ़ राहत चेक विरोध में और वितरण में धांधली का आरोप लगा हुआ है। गांव वालों ने ग्राम प्रधान पर यह आरोप लगाया है। लेखपाल से 60 गांठ से ये धांधली की गई है। गांव वालों ने एसडीएम से इस मामले शिकायत की है। मामले की जल्द से जल्द जांच की मांग की जाएगी। लक्सर के ढारे की गांव में बाढ़ राहत चेक में धांधली का मामला सामने आया। गांव के लोगों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और हल्का लेखपाल पर बाढ़ का और राहत चेक वितरण कार्यक्रम में धांधली हुई। इस मामले में लोगों ने लक्सर के एसडीएम गोपाल सिंह चौहान से मिलकर शिकायत की है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान ने अपने पक्ष के ऐसे कई लोगों के पास कृषि भूमि नहीं है, उन्हें बाढ़ राहत राशि का लाभ दिलवाया जाएगा। जिन लोगों के वास्तव में फसल नष्ट हुई है, चेक उन्हें नहीं दिए गए। इस मसले को लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। गांव के लोगों ने कहा, अगर इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होने पर डीएम और मुख्यमंत्री से शिकायत करने का अल्टीमेटम भी दिया। एसडीएम अपने मामले की जांच कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं ग्राम प्रधान राजपाल सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद करार दिया। एक प्रधान वाली पार्टी ने फर्जी चेक बनवा लिए, जिसमें जिनके जमीन भी नाम नहीं वो भी चेक बनवा लिए। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जमीन जी नाम नहीं तो चेक कैसे बने, हम कैसे प्रधान ने बनवाए। तो हम इस बात में हाँ ये चेक फर्जी जो है कैंसिल हो सारे, इनकी रिकवरी होनी चाहिए। और नहीं तो भाई फिर एक तरफा काम भरे वहाँ जिनके बने नहीं उनके बनने चाहिए। इन 5 जो कमेटी में 5-7 आदमी थे, इन्होंने सभी के नाम लिखे गए। कुछ
जो कुछ आदमियों ने लीज पर ज़मीन ले रखी थी ठेके पर, उन आदमियों के भी कुछ 4-5 के चेक बने हैं। वो इसलिए कि फसल का नुकसान मिला गया, बाढ़ में जो नुकसान हुई तो फसल की हुई, तो उनके भी चेक बने हुए हैं। दूसरे जो भाई कह रहे हैं उसमें इतना बड़ा गांव है, 700-750 मतलब किसान हैं, 5-7-10 नाम मतलब इतने उसमें छूट भी जहाँ, उसके बावजूद भी एसडीएम साहब ने कह दिया था कि आज से 5-7 दिन पहले अगर कोई छूट गया तो उसका भी मतलब आप दोबारा नाम दे दो, दोबारा दिया जाएगा। एसडीएम साहब मतलब जिसका भी नुकसान है मतलब पूरे गांव का, हर तहसील का हर जगह सहयोग कर रहे हैं। ये ग्राम प्रधान ने मिली भगत से कुछ अपने पक्षीय लोगों के चेक बनवा दिए, एंटी पार्टी का कोई चेक किसी किस्म का नहीं, जिसमें काफ़ी लोग छोड़ दिए, जिनके पास ज़मीन थी वो भी छोड़ दिए, और अपनी पार्टी के जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके भी चेक बना दिए। एसडीएम साहब से शिकायत की है और उनको कहा, एसडीएम साहब ने कहा कि हम सूची दो इस तरह की, हम उन पर कार्रवाई की है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जसवीर इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। जसवीर, देखिए, चेक वितरण काम में धांधली के एक गंभीर आरोप लगे हैं। क्या अभी इस बारे में कोई सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया है? जसवीर, देखिए, ये पूरा प्रकरण जो है पिछले 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले भी इस तरह ग्रामीण इकट्ठा हुए थे, जब एसडीएम साहब से मुलाकात की थी। उसके बाद फिर दोबारा ये लोग मिले और एसडीएम ने आदेश भी दे दिए हैं पूरे मामले की जांच के। आरोप यह है कि ग्राम प्रधान और उसकी जो समर्थक हैं उन्होंने लेखपाल से मिलकर के कुछ ऐसे लोगों के चेक बनवाए हैं जिनके पास कृषि भूमि है भी नहीं है। लेकिन साथ में प्रधान ये भी कह रहे हैं कि जो जिन लोगों को चेक मिले हैं उसमें वो उन लोगों को मिले हैं जिनकी फसलों का नुकसान हुआ था, उन्होंने वो कृषि भूमि दूसरे लोगों से लीज पर ली हुई थी, तो उन लोगों ने शपथ पत्र दे दिए हैं, लिहाजा कि उनकी फसल का नुकसान उन्हें ही दिया जाए। तो इसे लेकर पूरा प्रकरण ये उलझा हुआ है। लेकिन साथ में एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से ग्राम ढाडे की के 50 से अधिक लोगों ने शिकायत की है, इसी तरह से लक्सर तहसील के 10 से अधिक गाँव के ऐसे लोग हैं जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि दोबारा सर्वे हो, लोगों को जो वास्तविक जो नुकसान हुआ। लेखपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जसवीर, लेखपाल की ओर से अभी इस बात को लेकर कोई खंडन आया है, कोई प्रतिक्रिया आई है? लेखपाल की तरफ से कोई खंडन नहीं आया और लेखपाल के इस पूरे प्रकरण पे जो आरोप लेखपाल पर लगे उसी पे एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने जांच बिठा दी है। एक कमेटी बनाई गई है जिसमें तहसीलदार उसके अध्यक्ष हैं और उस कमेटी में नायब तहसीलदार और कुछ कानून गो हैं जो उस पूरे की पूरे मामले की जांच करेंगे। ऐसे तमाम मामलों की जांच करके वो रिपोर्ट सौंपते हैं। अब हो सकता है कि अगले 2 या 3 दिन के बीच में ये रिपोर्ट आए, उसके बाद लेखपाल यदि दोषी साबित हुआ तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए, जांच का हवाला तो आखिरकार दिया जा रहा है, लेकिन जसवीर जरा ये भी समझाइए कि जांच कब तक पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि लोग तो बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ये बात भी सही है, क्योंकि अभी तक कोई डेडलाइन दी नहीं गई है और लोग परेशान हैं। इससे पहले भी तकरीबन 4,500 शिकायतें इस तरह की आई हैं जिनकी जांच अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन इस मसले पर चूंकि किसान उग्र हो रहे थे, मुख्यमंत्री तक पहुंचने की धमकी दे रहे थे, तो उसमें साफ तौर पर एसडीएम ने कहा है कि अगले हो सकता है कि 4 दिन के भीतर, यानी 3 या 4 दिन के बीच में एक थोड़ा सा समय दिया है, इस बीच में हो सकता है जांच रिपोर्ट आ जाए। लेकिन पक्का नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका कोई डेडलाइन तय नहीं की गई है, पर ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है। जरूरी ये भी था कि ऐसे मामले में तात्कालिक रूप से जांच की जाए और लोगों को राहत दी जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया जसवीर तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो चेक वितरण काम में धांधली किए जाने की शिकायतें का सिलसिला थम नहीं रहा और इसी पर देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी जसवीर की खास रिपोर्ट। लक्सर खानपुर क्षेत्र में पिछले दिनों आई भीषण बाढ़ के बाद से प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों को राहत देने का काम शुरू किया था, यानी कि बाढ़ पीड़ितों के लिए चेक वितरण का कार्य शुरू किया गया था, जो अभी तक कंटिन्यू जारी है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 माह बीतने के बाद भी अभी तक तमाम बाढ़ राहतों की न तो सूची पूरी तरह से तैयार हो पाई है और न ही उन्हें राहत मिल पाई है। यहाँ के लोग मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, हम हैं और देख सकते हैं अब तहसील के सभागार में लेखपाल, शिक्षक और संग्रहमीन चेक बनाने काम में जुटे हैं, लेकिन साथ में जो बाढ़ पीड़ित हैं वो भी यहाँ चक्कर काट रहे हैं। मेरे 3 चेक आए थे, उनमें नाम गलत हो गया था। वे 25 अगस्त को मैंने कमरा नंबर 7 में प्रशासनिक अधिकारी महोदय के यहाँ रिपोर्ट लगा करके जमा कर दिए थे। यहाँ रजिस्टर रखा है 326 नंबर पे वो दर्ज हैं, लेकिन उनका न तो इनके पास ये रिकॉर्ड चेक बने या नहीं बने। अगर ऑनलाइन गए, जानकारी ऑनलाइन की भी लिस्ट नहीं इनके पास। आरके साहब के पास मैं गया, यहाँ पे मैंने पता किया जहाँ जाओ कि हमारे पास कोई सूची है ही नहीं। तो आपने सुना ये शिकायत कर रहे हैं और ओपन शिकायत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? योगेंद्र पाल। कहाँ से आप? रायसी से। हाँ, क्या दिक्कत हो रही है? मेरा चेक नहीं बन रहा जी। चेक क्यों नहीं बन रहा आपका? मैंने पटवारी को मैंने इसको लिख कर दिया था, भरत भी दी थी और उन्होंने मेरा कोई चेक नहीं बना। आपका क्या नाम है? ओमकार है। कहाँ से है आप? बुरना से। चेक नहीं मिला?
कोई मिली नहीं, आज मिला तो क्या कहा कर कुछ बड़ मेरी महीने से कर रही, 2 महीने से हरन कौर का मेरा चेक दे ही नहीं रही, ये नहीं जमा करता 6 नंबर क्यों नहीं में, दे रहे? क्या वजह है? 6 नंबर में चक्कर कटवा रहे, कहीं बैंक में भेजे, कभी ना बुला रहे। आने वाले दिनों में किसानों को अपनी दूसरी फसल तैयार करनी है, उसके लिए पैसा भी चाहिए। अब सरकार से जो उम्मीद लगाई थी, यानी बाढ़ राहत का जो पैसा आना था वो अभी तक नहीं आया। घर में ऊपर से सीजन का जो त्यौहार का सीजन है वो भी आ गया है, तो कैसे काम चलेगा, ये बड़ा सवाल है। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड के 51 चिन्हित वाइब्रेंट विलेज के लिए 510 स्कीम बनाई गई है। सरकार ने वाइब्रेंट विलेज से जुड़ी स्कीम को मंजूरी दी है। इसकी जानकारी ग्रामीण विकास अपर सचिव नितिका खंडेलवाल ने दी। उन्होंने कहा कि इसमें से पोल्ट्री और भेड़ पालन को लेकर भी सरकार कोशिश कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर आकर्षित हो सकें। इसके साथ ही आउटडोर और इंडोर फैसिलिटीज़ को भी बढ़ावा देने का प्रशासन का पूरा जोर है, जैसे कि प्लेग्राउंड में भी इस तमाम गांव में बन सके। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज में लोग ज़्यादा नहीं रहते, इसलिए सरकार चाहती है कि जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों के लिए सुविधा बढ़ सके, जिससे लोगों का जीवन आसान हो पाए। तो फिलहाल वाइब्रेंट विलेज से चमकेगा उत्तराखंड, इसके लिए बाकायदा विचार विमर्श किया जा रहा है और रणनीति तैयार की जा रही है। 510 स्कीम को मंजूरी मिली है, अब खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे जानकारी नितिका खंडेलवाल जो कि IAS उन्होंने दी है, इससे परेशानी मिलेगी, जीवन में सुधार होगा। जानते हैं कि हमारे उत्तराखंड में 51 गाँवों का चिन्हीकरण किया गया है, 3 जनपदों में और 5 ब्लॉक में। तो इन 51 गाँवों का वाइब्रेंट विलेज का एक्शन प्लान बनने की बात हुई थी, जिसमें अभी लगभग हमें ज़िलों से जो एक्शन प्लान्स बने हैं वो 758 करोड़ के बने हैं। 758 करोड़ के प्लान अभी स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी में गए हैं, जिसमें कुछ योजनाएं ड्रॉप की गई हैं, कुछ योजनाओं को ऐड किया गया है। और ये 758 करोड़ कन्वर्जेंस है, मतलब 758 करोड़ में लगभग कुछ 115 करोड़ का जो प्लान है वो हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आया जाएगा और उसके बाद स्टेट सेक्टर से लगभग 53 करोड़ लिया जाएगा। ये प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होने के बाद मुख्य सचिव महोदय ने कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ योजनाओं में संशोधन चल रहा है। तो जो फाइनल प्लान है वो हमें अभी 1 सप्ताह का टाइम मुख्य सचिव महोदय द्वारा सभी डिपार्टमेंट्स और जिलाधिकारियों को दिया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।